अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बंगला देश कैसे बना इस बारे में बताना चाहता हूँ। बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा था, इससे पहले मशरक़ी पाकिस्तान कहते थे, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश कैसे बना, वो कैसे हमसे अलग हुआ, क्यों हुआ, क्या वजूहत थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पाकिस्तान के बारे में ख़दशात ज़ाहिर किए थे। उन्होंने कायदे आज़म को समझाने की पूरी कोशिश की, मगर फ़ैसला हो चुका था कि ये मुल्क कायम नहीं रह सकेगा। उन्होंने अपनी 13 पेशन गोइयों में पाकिस्तान के बारे में जो कुछ कहा वो तकरीबन पूरा हो चुका है। मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ कि जो कुछ उन्होंने कहा कि वो ये था कि फ़िरका परस्ती अरूज पर होगी, अक़लियतें गैर महफूज होंगी, जिना और लियाकत अली ख़ां के बाद सियासी हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी और फ़ौज आ जाएगी। अमेरिका और यूरोप के हम ग़ुलाम बन जाएंगे, यानी पाकिस्तान ग़ुलाम बन जाएगा। जंगों का इम्कान होगा तो जंगें भी खूब लड़ी गई। दौलत की लूट मार होगी, वो भी हो रही है। मुस्लिम होंगे मगर इस्लाम ना होगा, यानी इस्लाम के नाम पे हम बन रहे थे, पाकिस्तान इस्लाम का लिए ले रहे थे, लेकिन हम मुसलमान तो होंगे, लेकिन हम यहाँ इस्लाम नहीं होगा, इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। और आखिरी जो थी वो बड़ा सूबा मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो जाएगा। ऐसा लगता है गोया ये हमारे पाकिस्तान का मंशूर था जो हमने बड़ी कामयाबी से पूरा किया। बाकी बातों का क्या जिक्र, इस वक्त हमने ये देखना है कि मशरक़ी पाकिस्तान क्यों अलग हुआ। इस वक्त पाकिस्तान के 2 सूबे थे, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। मशरक़ी पाकिस्तान बड़ा सूबा था, उनकी आबादी 51% थी, मगर असम्बली में सीटें दोनों सूबों की बराबर बराबर रखी गई थी। इससे पहले उर्दू को कौमी ज़ुबान करार दे दिया गया और उन्हें मजबूर किया हुकूमत ने कि वो उर्दू सीखें। बंगालियों को मजबूर किया कि वो उर्दू सीखें। उसी वक्त से वहाँ मायूसी फैलना शुरू हो गई। 1970 में इलेक्शन हो गए और अवामी लीग जीत गई। कौमी असम्बली का पहला इजलास ढाका में बुलाया गया, मगर मगरबी पाकिस्तान की एक बड़ी जमात पीपल्स पार्टी, जिसके सरबराह भुट्टो थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, और जो पंजाब और सिंध में जीत गए थे, उन्होंने बाइकाट का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जो जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएगी। छोटी जमातों के मेंबरान वहाँ गए, मगर जनरल याहिया खां जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे ने इजलास मुलतवी कर दिया, असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया और मामला खटाई में पड़ गया। मशरक़ी पाकिस्तान में बगावत हो गई। इंडिया ने उनकी भरपूर मदद की, मुफ्ती बाहिनी बनाई जिसकी ट्रेनिंग अगरतला इंडिया में हुई। फ़ौज और अवाम आमने सामने आ गए, फ़ौज घेरे में आ गई। इंडिया की फ़ौज आसानी से सरहद पार करके मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल हो गई और कब्ज़ा कर लिया। बाद में भुट्टो साहब मगरबी पाकिस्तान के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो गए। याहिया खां गिरफ्तार हो गए। सियासतदान अपनी आवाम को तसल्ली देने के लिए मिसालें देने लगे, क्या कि जिस्म का कोई हिस्सा अगर नाकारा हो जाए तो या कैंसर ज़दा हो जाए तो उसे काट दिया जाता है, और हुकूमत ने यही किया। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके मगरबी पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। 1973 में भुट्टो साहब ने लाहौर में इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, जिसमें बांग्लादेश को भी दावत दी और उसे तस्लीम कर लिया। शेख साहब को पहले ही आज़ाद कर दिया गया था, मगर बाद में बांग्लादेश बनाने वाले 4 किरदार अपने भयानक अंजाम को पहुँचे। ये कहानी है बांग्लादेश की। आज बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल गया है। इक़्तिसादी लिहाज से हमसे तकरीबन 10 गुना ज़्यादा तरक्की कर गया है। हमारे इस मगरबी पाकिस्तान से कारोबारी हजरात वहाँ जा रहे हैं और वहाँ अपनी इंडस्ट्रीज़ कायम कर रहे हैं। अब तो कोई मौजज़ा ही हमें बचा सकता है। बांग्लादेश में अब उलट कहानी हो गई है। वहाँ हसीना वाजिद जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, उनका तख्ता उलट दिया गया है। अवाम अब अवामी लीग से के ख़िलाफ़ हो गए, इंडिया से ताल्लुकात ख़राब हो गए। बहरहाल ये उनका अंदरूनी मामला है, हमें ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। अगर हम इस वक्त ढाका में कौमी असम्बली का इजलास होने देते तो ये ज़िल्लत और रुसवाई ना उठानी पड़ती जो हमें ढाका की पल्टन ग्राउंड में हथियार डालकर उठानी पड़ी, और वो भी हिंदुस्तान के जनरल के सामने। भुट्टो साहब और याहिया खां साहब को डर था कि कहीं मुजीबुर रहमान असम्बली में आज़ादी का ऐलान ना कर दे, मगर सोचो वो अच्छा था या ये अच्छा हुआ कि शिकस्त खाकर हिंदुस्तान के आगे हथियार डाले। इसीलिए कहते हैं कि फ़ौज को सियासत में दखल नहीं होना चाहिए।
فوج کا کام فقط سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، مگر ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ کی بارش برستی رہی۔ وہی حال ہوا جو مصر، عراق، شام میں ہوتا رہا۔ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ باقی پاکستان کو سنبھالنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ یہاں بچے کچے پاکستان میں بھی ایک سیاست دان سے خطرہ نظر آ رہا ہے۔ اس کا حل فقط یہی ہے کہ سیاست دان ہی کریں، باقی لوگ پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ نعمت اللہ شاہ ولی نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ایک شیر علی آئیں گے، وہ یہ اس کو مغرب کو بچائیں گے، یعنی مغربی پاکستان۔ اللہ شیر علی کو جلد از بھیج دے جو پاکستان کو بچائے، آمین۔ اب ہم لوگ صرف دعاؤں کے طالب ہیں اور باقی ہم ملک کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر رہے۔ سیاست دانوں میں بھی خوب خرابی ہے، وہ جو لوٹ مار کا بازار مچا رہی ہیں، جو سیاست دان آتا ہے اپنی جیبیں بھرتا ہے اور باہر پراپرٹیاں خرید لیتے ہیں، بڑی عیش کی زندگی گزارتے ہیں۔ اب لیتے کہ وہی پلٹ کے وہی سیاست دان دوبارہ آ جاتے ہیں اقتدار میں۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ انہوں نے اتنی مہنگا کر دیا الیکشن لڑنا کہ کروڑوں روپے تو سیاست دان جو آتے ہیں ان کے کروڑوں روپے کھل جاتے ہیں۔ اب وہ وصول نہیں کریں گے، وہ وصول کرنے کے لیے ہیرا پھیری کرتے ہیں، ٹھیکے لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ یہ ایم این ایز، ایم پی ایز کو پیسے دیے جا رہے ہیں جی تک کہ وہ سب ہڑپ کر جاتے ہیں، آدھا دودھا لگایا باقی کھا گئے اور ان پہ کوئی طرح۔ اب عمران صاحب ایماندار آدمی ڈھونڈے، کہاں سے ملیں گے ایماندار؟ جب وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں سیاستدان تو وہ کہاں سے وصول کریں گے؟ لہذا کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جس میں یہ جو عام جنریشن، نیو جنریشن اٹھے اور پیسے کی ضرورت ہی نہ ہو الیکشن میں۔ ٹی وی پہ آ کے خطاب کرو جیسے امریکہ میں ہوتا ہے، اور ادھر ان کے نمبرنگ کرو کہ کون اچھا جواب دے رہا ہے، کیا ادھر امریکہ میں ہو رہا ہے الیکشن۔ اس طرح کے ہونے چاہیے، اس کو سستا بناؤ سیاست الیکشن کو۔ چلو جی، میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا، باقی اللہ حافظ۔